हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको लगातार जितने जहाँ से आपको मटेरियल्स मिल सकें उतने इकट्ठा करके आपको उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन खुद को तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम भी अपनी क्लास की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने कहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि फ्रांस की क्रांति से ही शुरुआत होती है। तो हमने फ्रांस की क्रांति को देखा। वहां की जनता जो लुई 16वें से बिल्कुल त्रस्त आ चुकी थी, बिल्कुल ऊब चुकी थी, वो लुई 16वें को राजगद्दी से हटाती है और वहां पे संविधान लेके आती है 1789 में। फिर हमने बात कही कि जब जनता 1789 में संविधान लेके आती है तो क्या जनता खुश होती है? जी बिल्कुल नहीं। जनता को अभी भी ये लगता है कि जो संविधान वो लेके आई है वो उसके किसी काम का नहीं है। तो जनता फिर वो संविधान को किसमें बदलती है। फिर उसी बीच वहां पे नेपोलियन का आगमन होता है और नेपोलियन कहते हैं कि जो संविधान आपने बनाया है वो तो गलत है, वो जनता के लिए है ही नहीं। इस तरह नेपोलियन पूरी तरह से संविधान का तहस नहस कर देते हैं, संविधान को हटाते हैं और क्या लेके आते हैं वहां पे, तो वहां पे शासन ले आते हैं, यानी अपना शासन ले आते हैं। अब फ्रांस पर नेपोलियन का शासन चलता है। 1804 में आपने देखा कि नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड, सिविल कोड या सिविल संहिता, 3 नामों से जाना गया, एक कोड लागू किया, एक नियम प्रणाली लागू की जो पूरे फ्रांस में उस वक्त फैली हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि जब फ्रांस में नेपोलियन का शासन होता है, 1815 में आसपास के कई देश एक साथ मिलकर, जिसमें प्रसा था, ऑस्ट्रिया था और रूस था, ये सब मिलके एक साथ नेपोलियन के खिलाफ, यानी कि फ्रांस के क्या बेसिकली वो युद्ध नेपोलियन के खिलाफ ही था, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं और उसमें नेपोलियन की हार होती है। ये लड़ाई 1815 में वाटरलू में लड़ी गई थी। फिर हमने देखा कि ये सारे देश मिलके एक साथ वियना में बैठक करते हैं और वियना में एक जो बैठक होती है उसे वियना कांग्रेस या वियना संधि के नाम से जाना गया। तो इस संधि में क्या क्या हुआ था जी? तो आपने कहा था कि इसमें फ्रांस की सीमाओं को बांट दिया गया, यानी कि जो नेपोलियन ने जीत के मिलाया था, सबको बांट दिए, तुम लो, सबको दे दिए ये। और क्या किया इन्होंने? और ये किया कि इसकी सीमा पे इधर प्रशा को इधर इसको बैठा दिया ताकि भविष्य में कभी कोई दोबारा क्रांति ना कर सके। ठीक, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि इन्होंने जो राज्य जीते थे, जो राज्य इनका साथ दिए थे, यानी जो नेपोलियन के साथी बन चुके थे, उनको सजा थी और जो नेपोलियन के खिलाफ थे उनको उन्होंने इनाम दिया। एक चीज ये भी की। और जो नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि ये जो छोटे छोटे राजा थे इनकी मानसिकता क्या सही भी थी। जैसे आपके स्कूल में अगर 4 सेक्शन चल रहा है, चारों सेक्शन के मॉनिटर अलग अलग 4 या 3 मॉनिटर हैं, तो क्लास को अच्छे से देखा जा सकता है। अगर चारों के बच्चे एक ही क्लास में बैठे और एक ही मॉनिटर देखे तो ऑब्वियस है कि बच्चे शोर करेंगे तो मॉनिटर अकेले संभालने में मुश्किल होगा। यही चीज यहाँ के लोग कहते थे। ये लोग कहते थे ये जो इटली है, ये जो फ्रांस है, ये जो जर्मनी है, इसको छोटे छोटे देशों में बांट दीजिए। जब ये छोटे छोटे देशों में बट जाएंगे तो अलग अलग, मतलब जहां एक राजा हो सकता था वहां ये 3 राजा बना दिए थे। तुम भी राजा, तुम भी राजा, तुम भी राजा। सेम उसी तरह जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों को शासन करना था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। भारत में एक साथ 2 प्रधानमंत्री कैसे होते? तो इन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक भारत बन गया और दूसरा पाकिस्तान बन गया। भारत के प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको बांट रखा था। सेम इसी तरह से उन लोगों ने जर्मनी को 300 देश, कितना सुन के आपके कान खड़े हो गए होंगे, कितने देशों में? तो पूरे 300 देशों में बांट रखा था और 300 राजा वहां पे राज करते थे। नेपोलियन ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि इन सारे देशों को जीत कर फ्रांस में मिलाकर, यानी फ्रांस में मिलाकर क्या, उसको 39 राज्य, कितने राज्यों में बना दिया था? 39। जर्मनी को 39 राज्यों में, जिसे राइन संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? राइन संघ। ये कुछ चीजें आप समझिए, तब आगे हम बात को अपने बढ़ाएंगे। ठीक,
उसके बाद अब हमें आगे बढ़ना, तो ये नेपोलियन के कुछ काम थे। हाँ, एक चीज और, जब वियना की संधि की गई तो लोगों ने पता नहीं उनके मन में क्या आया, कहां से आया, इसको कुछ नहीं किया। ये 39 को 39 से ऐसा नहीं किया कि फिर से तोड़ के 300 में बांट दे, नहीं, इसको वो 39 ही रहने दिए थे। अब यहां तक आपने पढ़ा था, नेपोलियन की हार होती है, वियना संधि होती है, सब अपने अपने राजकाज में लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर वैसे ही आ जाता है राजतंत्र, राजा प्रताड़ित करते हैं, जनता प्रताड़ित होती है। तो आप कहेंगे फिर वहां पे क्रांति कैसे हुई, फिर वहां की समाज कैसे सुधरा, तो वहां फिर एक नई धारा निकलती है जिसे नाम दिया गया उदारवाद। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसा वर्ग निकला जो समानता की बात कर रहा था, जो समान अधिकारों की बात कर रहा था, जो कह रहा था ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, जितने लोग हैं सब समान हैं। ये क्या है? ये उदारवाद है। तो आपको पूछता है कि उदारवाद क्या है, तो आप कहेंगे समानता की मांग। ये लगातार बस एक चीज मांग रहा था। एक चीज और आप याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति आजादी के लिए नहीं हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी अधिकार के लिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी समानता के लिए, कि हमको समानता चाहिए तो चाहिए। हम लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी, भारत वालों ने, लेकिन फ्रांस वालों के, फ्रांस तो आजाद था, राजाओं के अधीन था, लेकिन आजाद था वो समानता के लिए लड़ रहा था। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? समाज में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, उदारवाद का अर्थ नए मध्यम वर्ग के लिए राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। तब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, ये मध्यम वर्ग क्या है? तो आपको ध्यान है, मैं जब फ्रांस आपको बताई थी तो मैंने कहा था एक प्रथम स्टेट होता है जिसमें पादरी लोग होते हैं, और एक द्वितीय स्टेट होता है जिसमें कुलीन होते हैं। कुलीन यानी कि ये द्वितीय स्टेट था, द्वितीय स्टेट। ठीक, और एक तीसरा स्टेट था जिसमें मजदूर, गरीब जनता जो भी थे सब थे, मजदूर, गरीब जनता, किसान, छोटे व्यापारी सब आते थे, बड़े व्यापारी सब थे। ये तृतीय स्टेट था। ये 3 स्टेटों में वहां का समाज बटा हुआ था। शायद आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने ये देखा, इतनी जो कहानी मैं इतने देर से सुनाई हूं, ये पिछले वीडियो में हम विधिवत लगभग पूरे 1 घंटे की क्लास में हम इसको समझ चुके हैं। तो आपको आगे की कहानी समझनी है। इटली का एकीकरण हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण हमेशा पूछा जाता है, 1 लाइनर में भी, ऑप्शनल में भी और लॉन्ग आंसर में भी। तो आपको कान में लगाने ईयरफोन, घर वालों को करना है थोड़ा सा चुप, नहीं होते तो खुद एक कोने में बैठिए, शांति से कहानी को सुनते जाइए। और ऑब्वियस है कि साल खत्म होने जा रहा है तो आपने बुक तो पढ़ी होगी, तो आपका मोटिव क्या है? कहानी को सुनना, दिमाग में जो पिक्चर बने उसको बनाना, और एग्जाम में एज इट इज मतलब अपने दिमाग में चलने वाली फिल्म के हिसाब से पेपर में जाके उसको लिख देना, यही आपका काम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तृतीय स्टेट, ये जो तीसरे स्टेट की जनता, प्रथम और द्वितीय को तो आप छोड़ते हैं, मैं दिखाती हूं यहां से आपको, देखिएगा। एक वर्ग था हमारे यहाँ कुलीन वर्ग, यानी पैसा वाला, रुपया वाला, अमीर लोग, अंबानी जैसे लोग थे। ठीक, और एक वर्ग था हमारे यहाँ गरीब, जिसको आप क्या कहते हैं, मजदूर, या कुछ भी कह सकते हैं, गरीब, मजदूर, छोटे किसान। ये ऊपर बढ़ता जा रहा था और ये नीचे बढ़ते जा रहे थे। अमीर बनता जा रहा था, गरीब बनता जा रहा है। इसी में एक और वर्ग आता है, इसी गरीब वर्ग से ही इसमें जो पढ़े लिखे थे, जो छोटे बड़े व्यापारी उद्योगपति निकले, उन्होंने एक नया वर्ग बनाया जिसे हमने कहा जी मध्यम वर्ग, जिसे हमारे आपके यहाँ आजकल लोग मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित हुआ करते थे, व्यापार करते थे, पढ़े लिखे होते थे। तो ये अलग अलग देशों में, अब देखिएगा, अब यहाँ जब उदारवाद आता है तो अब ये नहीं कहते कि हमें क्रांति करनी, हम लड़ेंगे, ये वो कुछ नहीं। ये धीरे धीरे एक देश दूसरे देश से मिलते जुलते, मतलब हम उनसे मिले, अच्छा हाँ देश में बहुत गलती हो रही है, ये संघ बनाने लगे, छोटे छोटे संघ, छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर मिलने लगे और मिल के देश में क्रांति के बारे में सोचने लगे। तो क्या आप कहेंगे मध्यम वर्ग, गरीबी से, अमीरी से कम और गरीबी से ज्यादा, ये पढ़े लिखे लोग होते थे, व्यावसायिक लोग होते थे, इसमें मध्यम वर्ग में आने लगा। तो ये आपने उदारवाद लिख लिया होगा। अब हम क्रांतियों का युग देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रांतियों का युग। मैं दिखाती हूँ आपको क्रांतियों के युग की कैसे शुरुआत हुई। ये उदारवाद वालों ने कैसे क्रांतियों के युग में अलग अलग ये फैक्ट्री वगैरह लगाने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हर क्षेत्र में। बोर्ड को भी ठंडी लग गई, ये देखिए, जैसे हम रजाई नहीं छोड़ना चाह रहे वैसे बोर्ड इंक को नहीं छोड़ना चाह रहा।
तो चलिए हम देखते हैं क्रांतियों का युग। कि कैसे क्रांतियों का युग स्टार्ट हुआ, ये देखिएगा क्रांतियों का युग। क्रांतियों के युग में कई सारी औद्योगिक क्रांतियां हुई। औद्योगिक क्रांति यानी लोगों ने क्रांतियां राजनीतिक भी हुई, सामाजिक भी हुई, आर्थिक भी हुई और औद्योगिक भी। जहां जो तृतीय स्टेट के लोग यानी गरीब गरीब होता जा रहा था, वहां लोगों के अंदर अब व्यवसाय करने की इच्छा जागने लगी, उद्योगों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ने लगी, लोग उद्योग लगाने लगे, लोग व्यवसाय करने लगे और आर्थिक रूप से धीरे धीरे ऊपर आने लगे। जहां गरीब जनता अशिक्षित हुआ करती थी, अब वो शिक्षा के प्रति जागरूक। जैसे आप सोचिए, क्या आपके घर में आपकी मम्मी तो छोड़िए पढ़ी होंगी, आपकी दादी लोग उतनी ही पढ़ी है जितना आप लोग, या आपकी आप लोग तो 10th में होंगे, क्या ही पढ़ेंगे। आपकी दीदी, बड़ी बहन, बुआ या जो भी होंगी, क्या उतना ही पढ़ी लिखी हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। उस समय पढ़ाई को लोग उतना महत्व नहीं देते थे। आज के समय में हर कोई शिक्षा के प्रति जागरूक है। सेम यही कंडीशन फ्रांस में उस समय थी। वहां पे पुरुष और महिला तो छोड़िए, गरीब जनता ही नहीं पढ़ी। आज भी गरीबी जो आपने कहाँ देखी ही है, गरीबी सड़कों पर उन बच्चों को देखिए। वो बड़ी अच्छी लाइन है ना कि गरीबी भी बड़ी कमाल की होती है। उस बच्चे से पूछिए जो खिलौनों की दुकान पे काम करता है 2 पैसे कमाने के लिए, क्योंकि खेल वो भी सकता है, लेकिन वो खिलौनों की दुकान पे काम कर रहा है 2 रुपए कमाने के लिए। उसको पैसे की जरूरत है, उस वक्त उसको पढ़ाई की जरूरत तो है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं है, उसको नहीं चाहिए। क्यों? उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा अगर वो 10 रुपए कमा के नहीं ले जाएगा। तो सेम ही स्थिति फ्रांस की थी। अब फ्रांस की जनता पढ़ने लिखने लगी। शिक्षा, जब शिक्षित होंगे तो आपको आपके अधिकार पता होंगे, आप उसके गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब तक आप शिक्षित रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, खाली हैं लड़ेंगे। और लड़ेंगे भी तो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसका ना कोई सिर होगा ना कोई पांव होगा, बस लड़ते जाओ और मूर्खों की तरह बात करेंगे। सामने वाले को क्रोध आ जाएगा आप पे। आपको अगर बात करनी है सामने वाले से तो पहले खुद को शिक्षित करना पड़ेगा। तो क्रांतियों के युग में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई कि राजनीतिक लोग राजाओं के प्रति धीरे धीरे मतलब थोड़ा स्वीट पॉइजन, थोड़ा देंगे, तो धीरे धीरे लोग राजाओं के प्रति क्रांति करने लगे, आगे बढ़ने लगे। अब इसमें काम एक चीज और आता है, इटली का एकीकरण। तो मैं आपको बताती हूँ ये इटली का एकीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब नेपोलियन की पराजय हुई उस वक्त जो इटली था, उस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। और बेसिकली हमको इसको अच्छे से समझना है, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में देखिए क्या है। इटली 8 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? 8 भागों में बटा था। 8 भागों में बटा था। अब इटली 8 भागों में बटा था, ये आप जान लीजिए। उसके बाद कहानी सुनिए। इटली एक ऐसा देश था जो छोटे छोटे 8 भागों में बटा था। इटली की गरीब जनता को देश के प्रति ना कोई मोह था ना कुछ, बस आम जिंदगी जिए जा रहे थे। यहाँ के लोगों ने जब इटली का एकीकरण शुरू करने के बारे में सोचा तो पहले वो पुराने इटली को दिखाने लगे, रोम को दिखाए कैसा हमारा देश था। जैसे हमें आज भी अपने देश के ऊपर जब गर्व महसूस करना होता है, करते ही हम हमेशा, तो अपनी पुरानी चीजों को याद करते कि महाराणा प्रताप ने कैसे लड़ा, लक्ष्मीबाई ने कैसे लड़ा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को हम याद करते हैं और हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है कि अरे हमारे देश में ये थी, ऐसे थी। तो सेम यही चीज इटली की जनता में लोगों ने फैलाना शुरू किया कि इटली पहले बहुत समृद्ध हुआ करता था। ऐसा इटली नहीं था जो आज के समय में इटली दिखाई दे रहा, भुखमरी का शिकार हो रहा है। लोगों ने इटली को एक साथ करने के लिए सबसे पहले इसमें आते हैं इसमें 4 लोगों का नाम आपको पढ़ना है। एक मेजनी, एक विक्टर एमेनुअल, एक माउंट काबूर और एक गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण की जो कहानी है वो 1848 से शुरू होती है और 1860 तक इसके आगे भी जाके इटली एकीकरण की कहानी होती है। तो मैं आपको पहले मेजनी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेजनी कौन थे? तो मेजनी देखिएगा, मेजनी, इनका नाम आपको यूसुफ मेत्सिनी लिखा हुआ मिलेगा, यूसुफ मेत्सिनी, बेसिकली हम मेजनी बोल लेते हैं। मेजनी ने एक संघ बनाया। मेजनी छोटे छोटे लोगों को क्रांति करने के लिए क्रांतिकारी एक संगठन बनाया जिसको यंग इटली, क्या नाम दिया गया? यंग इटली, और 2 संघ बनाए, और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 संगठन बनाए।
सारे देश में, अपने में इटली, मतलब इटली के जितने छोटे छोटे देश, सब जितने क्रांतिकारी थे सबको इकट्ठा करते थे, सब धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते थे और आगे कैसे काम करना है उस पर बातचीत करते थे। मेजनी ने इटली के एकीकरण में इतना बड़ा योगदान दिया कि मेजनी को इटली के, पेन चेंज करके लिखती हूं, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसको पूछेगा क्वेश्चन में तो आप लिखिएगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी कि मेजनी ही वो व्यक्ति है जिसने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब ये जो 8 देश है इसमें कई सारे हैं, जैसे पिडमॉन्ट, सार्डिनिया हो गया, पेपल स्टेट हो गया, ऐसे कई देशों में ये छोटे छोटे देशों में ये बटा हुआ था। एक और नाम आपको मिला अगला, विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है अगला इसमें, विक्टर इमैनुअल कौन है तो आप जानिएगा। जो मैं बता रही हूं कि इटली 8 देश में बटा था, उसी में एक देश था पिडमॉन्ट सार्डिनिया, उसी में 8 में से एक पिडमॉन्ट सार्डिनिया के राजा थे, का शासक था। पिडमॉन्ट सार्डिनिया का शासक कौन थे, विक्टर इमैनुअल। अब आप कहेंगे कि ये राजा थे तो ये क्यों इटली में साथ दिए, ये राजा जरूर थे लेकिन इनकी ऐसी मानसिकता नहीं थी कि राजा ही राज करे। ये सबको समानता के अधिकार को चाहते थे कि सबको एक समान अधिकार, गणतंत्र हो, यानी कि एक बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छे राजा थे। तो विक्टर इमैनुअल कौन थे, पिडमॉन्ट सार्डिनिया के शासक थे और इन्हीं का ये जो माउंट काबूर है, अगला नाम कौन है, माउंट काबूर। आप लिखेंगे माउंट काबूर कौन था तो आप लिखेंगे विक्टर इमैनुअल का मंत्री, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री, या मंत्री आप लिख सकते हैं, विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री थे ये। माउंट काबूर कौन था, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री, एक कुशल कूटनीतिज्ञ, इसकी कूटनीति के चर्चे दुनिया में होते थे, एक कुशल कूटनीतिज्ञ। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि विक्टर इमैनुअल और माउंट काबूर की आपस में बहुत बनती थी। कहने को तो ये राजा और मंत्री थे लेकिन इनमें एक गहरी मित्रता पाई जाती थी। वो कहा जाता है कि एक की ताकत और दूसरे का दिमाग मिलकर एक बहुत अच्छा शासन चलाते थे। तो विक्टर इमैनुअल माउंट काबूर को बहुत ज्यादा मानता था, इसकी बातों को हमेशा मान देता था। विक्टर इमैनुअल जाके मिलते हैं, माउंट काबूर जाके मिलते हैं मेजनी से और ये लोग शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। इसी में एक और नाम आता है गैरीबाल्डी। 1833 में जाके मिलते हैं मेजनी से। किससे, मेजनी से। मैं यहां लिखती हूं। अच्छा देखिएगा, माउंट काबूर को एक चीज और कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली, इटली का दिमाग, ब्रेन ऑफ इटली का दिमाग। अगला नाम जो आपको पढ़ना है वो है गैरीबाल्डी। क्या पढ़ना है, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी 1833 में मेजनी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, मेजनी से। क्यों मेजनी से मिलते हैं, क्यों मेजनी से? ये बहुत प्रभावित थे, इनको बहुत अच्छा लगता था कि ये मेजनी जो है इतना अच्छा काम करते हैं, देश को एक साथ करते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नाम से 2 संस्थाएं चला रहे हैं। मेरा भी वही काम है कि मैं क्रांति करूं, देश को आगे ले जाऊं। तो ये किससे जाके मिलते हैं, मेजनी से, और यंग इटली में शामिल हो जाते हैं। यंग इटली के सदस्य बन जाते हैं, यंग इटली के सदस्य बन जाते। तो क्या अकेले गए थे? नहीं। जो गैरीबाल्डी थे गजब के योद्धा थे, कुशल योद्धा थे, और ये जो टीम तैयार करते थे ना, कहते थे जहां चलते थे वहां लोगों का सफाया करते थे। तो पूरी टीम के साथ जाते हैं ये, और इनकी जो टीम थी उसे लाल कुर्ती दल, क्या कहते हैं, लाल कुर्ती दल बनाया था। लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कपड़े, लाल कुर्ती दल के साथ। ठीक, ये मिलते हैं मेजनी से। ये 4 लोग आपको समझ में कौन कौन जी? हमने कहा पहले नाम हमको आया यूसुफ मेजनी। मेजनी ने क्या किया? मेजनी ने इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। यंग इटली और यंग यूरोप जब लोग धीरे धीरे एक साथ होकर के, ये उदारवादी लोग जब धीरे धीरे एक साथ होकर के क्रांति के बारे में बातें करते थे, तो यंग क्या बोला, कार्बोनरी
संस्था थी जिसके सदस्य मेजनी बनते हैं, कार्बोनरी के सदस्य बन जाते हैं धीरे धीरे, यानी क्रांतिकारी संस्था थी। बाद में मेजनी क्या करते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से दो संस्थाएं बनाते हैं। ये भी क्रांतिकारी ही संस्था थी। मेजनी ने इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। अगला दो नाम आपको मैंने बताया, एक आपको पढ़ना है विक्टर इमैनुअल और दूसरा माउंट काबूल। विक्टर इमैनुअल कौन था, तो पीडमोंट का शासक था। पीडमोंट क्या है, इटली के 8 देशों में से जो 8 हिस्सों में इटली बटी है उसका एक देश पीडमोंट था। विक्टर इमैनुअल कौन था, माउंट काबूर कौन था, माउंट काबूर विक्टर इमैनुअल का मंत्री हुआ करता था। ये एक विशेष कूटनीतिज्ञ था और इसकी और विक्टर इमैनुअल के आपस में बहुत बनती थी। माउंट काबूर को ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। गैरीबाल्डी कौन था, गैरीबाल्डी 1833 में मेजनी से जाकर मिलते हैं, भागकर चोरी से जाते हैं अपने देश से निकलकर और जाकर मेजनी से मिलते हैं और यंग इटली के सदस्य हो जाते हैं। जो गैरीबाल्डी थे उन्होंने एक लाल कुर्ती दल का संगठन भी किया था, ऐसे दल का जो लाल कपड़े पहनते हैं जिन्हें लाल कुर्ती दल कहा गया। अब इन चारों लोग को मिला के हम काम चलाते हैं, इन चारों लोग को मिलाकर हम ये काम चलाते हैं। जब मेजनी से मिलते हैं विक्टर इमैनुअल यानी कि माउंट काबूर, तो 1848 में इटली के एकीकरण की कहानी शुरू की जाती है। इटली के एकीकरण की कहानी सबसे पहले कहां से शुरू होती है, पीडमोंट से। कहां से शुरू होती है जी, पीडमोंट, जो विक्टर इमैनुअल है। पिडमोंट सार्डिनिया से इसकी कहानी शुरू होती है और ये धीरे धीरे कई देशों को, इटली के सभी भागों को मिला के आपस में करते ही चले जाते हैं। प्रशा वगैरह को ये जीत लेते हैं। लेकिन एक स्टेट यहाँ बचा होता है अभी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेपल स्टेट। क्या नाम था इसको, पेपल स्टेट। पेपल स्टेट का जो शासक था, पेपल स्टेट का जो शासक था वो कौन था, पोप। आप समझ के लिख लीजिएगा, पेपल स्टेट का जो शासक था वो पोप। अब आप कहेंगे कि मैम ये पेपल स्टेट को क्यों नहीं जीत पाए, पेपल स्टेट, क्योंकि पेपल स्टेट का शासक था पोप और जो पोप था वो कैथोलिक धर्म का गुरु माना जाता था। यानी कैथोलिक धर्म उसी के आधार पर, मतलब हमारे धर्म गुरु होते ना, वैसे ये कैथोलिक चर्च धर्म जो चलता था फ्रांस में, उसका सबसे हेड था वो था पोप। अब पोप के कहने पर फ्रांस ने अपनी सेना दे रखी थी रोम को। इसकी राजधानी थी रोम, पेपल स्टेट की। तो यानी कि पेपल स्टेट की रक्षा कौन करता था, फ्रांस की सेना, एक बड़ी सेना थी और इनको हराना मुश्किल था। विक्टर इमैनुअल और माउंट काबूर के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर हम पेपल स्टेट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, यानी कि पेपल स्टेट के खिलाफ या पोप के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है कि पूरे यूरोप के कैथोलिक धर्म के खिलाफ आवाज उठाना। आप कहेंगे कैसे, जैसे भारत में सनातन धर्म को मानने वाले न जाने कितने होंगे, विश्व में भी होंगे। क्या हर व्यक्ति आपसे हमेशा लड़ता है, नहीं। लेकिन इस समय आप देखेंगे, इस समय जब महाकुंभ लगा है तो आप एक बार चल के प्रयागराज में देखिए, करोड़ों की जनता आपको दिखाई देगी। वहां एक बार आप सनातन के खिलाफ कुछ कह के देखिए, फिर देखिए जनता आपके साथ क्या करती है। वहां ना तो कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई जाति, कुछ नहीं, सिर्फ एक आधार पर लड़ेंगे सब कि वो सनातनी हैं। तो सेम यही चीज यहां पे थी कि जब बात इनके कैथोलिक या जब बात हिंदुत्व की आती है तो भूल जाते हैं कि हम फ्रांस के, कि अमेरिका के, जापान के, कि कहां के। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो केवल राम यानी कि केवल अयोध्या या केवल भारत वालों ने राम जी का स्वागत नहीं किया, बल्कि आपने न्यूज में देखा विश्व का हर व्यक्ति, हर हिंदू धर्म को मानने वाले ने अपनी अपनी जगह पर उत्सव मनाए। तो सेम चीज यहां पर भी थी कि अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये धर्म गुरु हैं, तो पूरा विश्व एक साथ, पूरा यूरोप एक साथ लड़ेगा, इसलिए इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। फ्रांस अपने आप में एक बड़ी शक्ति था ही। इसी बीच एक काम हो जाता है कि पेपल स्टेट का युद्ध होने लगता है, यानी फ्रांस का युद्ध हो जाता है प्रशा से। किससे, कहानी समझिएगा, फ्रांस का युद्ध हो जाता है प्रशा से। और ये फ्रांस क्या करता है, फ्रांस अपनी सेना यहां से वापस बुला लेता है कि हे साहब, आपको हम कहां सेना दे, हमारे यहां खुद ही मार हो रहा है, दीजिए हमारी सेना। जैसे ये सेना एक चीज और, जैसे ही ये सेना वापस बुलाता है, इससे पहले एक घटना हो चुकी थी 1860 से पहले, विक्टर इमैनुअल मारा जा चुका,
माउंट काबूर मारा जा चुका था। माउंट काबूर और मेजनी दोनों की मौत हो चुकी थी। जब माउंट काबूर मर गया था तो विक्टर इमैनुअल अकेला पड़ गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो उसे मंत्री कम और दोस्त ज्यादा समझता था, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत के साथ 1860 के इस फ्रांस और प्रशा का युद्ध जैसे ही होता है, जैसे ही अपनी सेना यहां से हटाते हैं, तत्काल ही पेपल स्टेट पर आक्रमण कर देता है और अंततः पेपल स्टेट को भी इटली में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से हुआ इटली का एकीकरण। कितने लोगों ने दिया? तो आप कहेंगे मेजनी, इमैनुअल विक्टर इमैनुअल, माउंट काबूर और गैरीबाल्डी। कैसे हुआ? सबसे पहले पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने इसको शुरू किया और अलग अलग कई देशों पर वो बोलते गए। सार्डिनिया वगैरह को वो धीरे धीरे मोडेना, देखिए सार्डिनिया था, मोडेना था, पेपल स्टेट था, पीडमोंट था, इन सबको वो मिलाते चले गए। एक राज्य बच जाता है पेपल स्टेट, इसको अभी नहीं मिला पाते। इससे पहले ही माउंट काबूर की मौत हो जाती है, विक्टर इमैनुअल अकेला पड़ जाता है। इनमें से कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं, सब मर चुके थे। विक्टर इमैनुअल ने हिम्मत नहीं हारी और कूटनीतिज्ञ अच्छा था, इंतजार करता है। 1860 में जब फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध होता है तो फ्रांस अपनी सेना रोम से मंगवा लेती है, यानी पेपल स्टेट से वापस। जैसे ही फ्रांस की सेना पेपल स्टेट से वापस आती है, तत्काल ये वहां पे अटैक करते हैं और पेपल स्टेट को भी किसमें मिला लिया जाता है? इटली में। इस प्रकार ये एक महान कार्य, इटली का एकीकरण। अब इटली 8 भागों में न होकर के एक अकेला इटली, रोम, जो आप आज देखते हैं, ये इटली एक साथ होता है। ये महान कार्य पूरा होता है। और आप कहेंगे कि मेजनी को मसीहा कहा जाता है इटली के एकीकरण का, माउंट काबूर को ब्रेन ऑफ इटली कहते हैं, गैरीबाल्डी को तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली का तलवार कहा जाता है। अब हमको देखना है जी जर्मनी का एकीकरण। 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। तो आपने इटली के एकीकरण की कहानी देखी, नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। अन्य देशों की तरह जर्मनी के एकीकरण का श्रेय भी नेपोलियन को जाता है। अब आप कहेंगे मैम नेपोलियन आके किए थे क्या? तो बिल्कुल नहीं। नेपोलियन ने आंदोलन या नेपोलियन ने क्रांति नहीं की, लेकिन नेपोलियन ने नींव रख दी थी कि आपको अपने अधिकार के लिए किसी से कैसे लड़ना। यानी कि ये सब लोग नेपोलियन से प्रेरित थे। हम नेपोलियन से, हम या ये लेंगे, हम तो उस वक्त हुए ही नहीं थे, अगर होते तो आज हम प्राचीन काल के कहलाते। नेपोलियन से प्रेरणा ले लेके ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है जर्मनी के एकीकरण में, वो है ऑटोमन बिस्मार्क। किसका नाम है? ऑटोमन बिस्मार्क। पूरा नाम लिख देते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क का। ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी जो 39 राज्यों में बटा था, अभी भी जो 300 से 39 किया था नेपोलियन ने, उन 39 को एक राज्य बनाना, एक मजबूत संघ बनाने का काम ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। इसकी शुरुआत उन्होंने कहां से की? तो इसकी शुरुआत उन्होंने की थी जॉल्वे राइन से। जॉल्वे राइन क्या है? जॉल्वे राइन एक तरह का सीमा शुल्क है। जर्मनी के 39 राज्य जब एक दूसरे से व्यापार करते थे, अब आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाते हैं तो टैक्स देते हैं क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जर्मनी में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इसी को, सीमा शुल्क को, उन्होंने नाम दिया था जॉल्वे राइन। इसको समाप्त कर यहीं से वो शुरुआत करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। सबसे पहले वो किस पर हमला करते हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले डेनमार्क पर। किस पर? ऑटोमन बिस्मार्क ने सबसे पहले डेनमार्क पर हमला करके डेनमार्क को आपस अपने में मिला लिया। उसके बाद फिर ये अपना अगला निशाना बनाते हैं ऑस्ट्रिया को। किसको बनाते हैं? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया और ऑटोमन बिस्मार्क यानी प्रशा के बीच 7 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक युद्ध चला? 7 दिनों तक। और अंततः ये ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लेते हैं। और अंतिम जो सबसे बड़ी जीत, 3 चरणों में ये बात दिखाई गई है। पहले इन्होंने किसको जीता? डेनमार्क को। फिर इन्होंने ऑस्ट्रिया को 7 दिनों तक युद्ध चला और फिर ऑस्ट्रिया को भी ये अपने में मिला लेते हैं। और फिर जो, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, मैं यहां पे आपको दिखा देती हूं। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध चलता रहा। ऑस्ट्रिया
वर्सेस प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कितने दिनों तक युद्ध चला? तो आप कहेंगे 7 दिनों तक। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 7 दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में ऑटोमन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को भी किसमें बना लिया? प्रसा में। ये प्रसा के चांसलर थे ऑटोमन बिस्मार्क। अंतिम जो इनका अंतिम पड़ाव था उसमें ये फ्रांस के साथ युद्ध करते हैं और फ्रांस के को भी क्या कर लेते हैं? ये किसमें मिला लेते हैं? प्रसा में। फ्रांस को भी ऑटोमन बिस्मार्क, जो सबसे कठिन काम था, जो सबसे मजबूत, जो सबसे बड़ा काम था, वो भी इन्होंने संपूर्ण किया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। जर्मनी का एकीकरण इस प्रकार क्या होता है? संपन्न होता है। और 18 जुलाई आप कहेंगे 18 जनवरी 1871 को, 18 जनवरी 1871 को काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे जिसकी अध्यक्षता काइजर विलियम प्रथम ने की थी। ये कहां? और इसी अध्यक्षता में, काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में 18 जनवरी 1871 को जर्मनी को एक संघ की घोषणा की जाती है कि आज से जर्मनी एक है। जर्मनी का एकीकरण आपको छोटे में पढ़ना है। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे जी ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क कौन थे? तो आप कहेंगे कि प्रसा के चांसलर थे। फिर हमने कहा कि इसमें जो काम वहां पर विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी और मेजनी ने किया, वही काम जर्मनी के लिए यहाँ के चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। इसकी शुरुआत कहां से हुई? जॉलवेराइन से। जॉलवेराइन क्या है? जॉलवेराइन एक तरह का सीमा शुल्क था जिसको हटाकर इन्होंने जर्मनी के एकीकरण का प्रारंभ किया। सबसे पहले ये डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं और डेनमार्क को जीतकर प्रसा में मिला लेते हैं। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते हैं। ऑस्ट्रिया को 7 दिनों तक ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध चलता है और फिर ऑस्ट्रिया को भी ये प्रसा में मिला लेते हैं। उसके बाद ये फ्रांस पर अपना आक्रमण करते हैं, जो सबसे कठिन काम था। फ्रांस एक बड़ा राज्य, एक सशक्त राज्य था, उसको मिलाने का काम ये प्रसा में करते हैं और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है और इसी के बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई जर्मनी के एकीकरण की घोषणा के लिए, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? काइजर विलियम प्रथम में। एक चीज और आप चाहे तो लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि जो काइजर विलियम प्रथम ने जिसकी अध्यक्षता की, वो कहां पे हुआ था? तो वो आप लिखेंगे वर्साय के महल में। कहां ये संधि हुई थी, ये बैठक हुई थी? वर्साय के महल में। वर्साय के महल में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप लिखेंगे काइजर विलियम प्रथम ने। और इन्होंने ही 18 जनवरी 1871 को जर्मन को एक संघ के रूप में, जर्मन संघ के रूप में घोषणा की। जर्मन संघ के रूप में घोषित किया या घोषणा की। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण ऑटोमन बिस्मार्क के एक महत्वपूर्ण कदम के साथ जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता। तो आपने आज देखा उदारवाद, आपने आज देखा क्रांतियों का युग, कैसे औद्योगिक क्रांति, सामाजिक राजनीतिक क्रांति हुई। आपने देखा इटली का एकीकरण कैसे हुआ, आपने देखा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। और इसी के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर की कहानी होती है समाप्त। तो आगे की कहानियों के साथ, आगे के चैप्टर्स के साथ, आगे के टॉपिक के साथ हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि आपने साल में कुछ तो पढ़ाई की होगी और आपको लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप सबको लिखना होगा। तो प्लीज, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर कहती हूँ कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और आपके व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप अपना नोट्स बनाएं, फोटोकॉपी करवाएं, जैसे करें, बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आपको मेहनत करनी है अपने लिए। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।